एसोसिएट टीम्स में अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि एसोसिएट टीम्स के लिए एक सबसे बड़ा जो हम कहते हैं माइलस्टोन वो होता है कि अपनी टीम को सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म करना और अच्छे अच्छे क्रूशियल मोमेंट्स पर अपनी टीम को मैच जितवाना, ताकि वो एक कदम और आगे बढ़ सके फुल मेंबर के लिए। अगर आप फुल मेंबर बन गए तो आपके लिए होता है, आपके लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है एज अ माइलस्टोन। उसके बाद आप क्या होता है, आप मैचेस जीतते हैं, टूर्नामेंट जीतते हैं, अपनी रैंकिंग बेहतर करते हैं और कप्स वगैरह जीतते हैं, वो अलग हो जाता है। लेकिन जो एसोसिएट टीम्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो जल्द से जल्द अपने आप को फुल मेंबर के लिए रेस में आगे रखें बाकी टीमों में, क्योंकि बाकी सब भी एक साथ लड़ रही होती है। इन सब में कैप्टन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन 8 एसोसिएट टीम्स की कैप्टनसी की अगर डिस्कशन की हम यहाँ बात करें, बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ पर हम लेकर आपके सामने हाजिर है। लेकिन इन 8 टीमों में क्या बेहतर है, 8 कप्तानों में क्या हमें एक बेहतर विजन नजर आता है और क्या एक है जिसमें वो बहुत ज़्यादा कमजोर नजर दिखते हैं? क्या चीजें हैं जो एक कप्तान को दूसरे कप्तान से अलग करती हुई नजर आती है, और फिर उनकी परफॉर्मेंस की भी बात यहाँ पर जरूर करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा असद वाला से। जी हाँ, काफी पुराने कप्तान रहे हैं और टीम को यहाँ तक वो लेकर आए हैं। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने उनके लीड में T20 वर्ल्ड कप पीएनजी ने खेला, और अभी टाइम से एक बायोलॉजिकल सीरीज में नेपाल को भी उन्होंने वनडे में मात दी है, जो भी काफी बड़ी बात थी उनके लिए। असद वाला की कप्तानी को आप T20 के मुकाबले वनडे में किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए T20 में थोड़ी बेहतर हुई है और T20 में भी ये कहना होगा कि चलिए लकीली भी रहे कि टीम को बेनिफिट भी मिला। पीएनजी को 2019 में जब वो आए वर्ल्ड कप में एंट्री मिली, वहाँ पर लकी भी रहे कि उन्हें ही ये मौका मिला। पर फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें, साथ ही साथ वनडे की कप्तानी को अगर देखा जाए असद वाला की, तो बहुत ज़्यादा कहना होगा कि एवरेज से भी नीचे, बिलो एवरेज है। अगर T20 के बजाय हम इस वनडे पर ध्यान दें, अभी फिलहाल देखें तो अभी लगेगा कि यार कहाँ, अभी 2 मैच पर अगर आप लोकल करेंगे तो परफॉर्मेंस हुई है और जीते भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो यहाँ पर कप्तानी में क्या दिक्कत है? कप्तानी में ये दिक्कत है कि वो प्लेयरों से, सीनियर्स जो प्लेयर हैं टीम के, ना उनसे परफॉर्मेंस निकाल पा रहे हैं और ना ही अपने जो टीममेट्स हैं उनके साथ भी कोई जाके ऐसा नहीं है कि हाँ चलिए मैं कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाऊं, कुछ प्लान बनाऊं, इस तरीके का नहीं, नजर नहीं आता। सेम एज हम देखते हैं, हमने जितने वनडे देखे हैं पीएनजी के, बहुत देख लिए हैं पीएनजी के, हमें वही देखने को मिलता है कि हाँ अब ये ओवर कराएंगे, अब ये आएंगे, चार्ल्स अमीनी आएंगे, नॉर्मन वनुआ आएंगे वगैरह, सुनोसाना पोकारा आएंगे, ये सब बॉलिंग कराएंगे। बहुत ऑब्वियस प्लान नजर आता है, बिल्कुल ऑब्वियस जो बॉलर्स हैं वो नजर आते हैं, प्लेइंग 11 नजर आती है, कुछ अचानक से कुछ नया हो जाए या फिर ये कहें कि कंडीशंस के हिसाब से अगर कंडीशन स्पिनर को फेवर कर रही है तो आपके पास स्पिनर मौजूद नहीं है, क्वालिटी के स्पिनर नहीं है, तो ये सब आप कह सकते हैं कि असद वाला अगर स्पिनर्स को भी प्रायोरिटी देंगे, पिच कंडीशंस के हिसाब से भी वो थोड़े बहुत गच्चा खा जाते हैं, ये कहना होगा अपने प्लेइंग 11 बनाने। बिल्कुल, तो यहाँ क्लियर नजर आता है डिस्कशन के बाद कि असद वाला ओडीआई में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं एज अ कैप्टन। और अभी सीरीज हुई थी ओमान स्कॉटलैंड, वहाँ पे भी हमने देखा कई सारे मैचेस जो है असद वाला की क्या कहते हैं कि शुरू के दसों में जो पकड़ रखते हैं वो मिड ओवर्स में कहीं ना कहीं खो देते हैं, वो जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है उनकी कप्तानी में, और वो क्लियर नजर आता है उनकी कप्तानी में। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अच्छा बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो उनसे कंसिस्टेंसी लगातार ओवर ना करा के आपने वही, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि बहुत ऑब्वियस प्लान के हिसाब से होते हैं। एक बात ये भी है, आपने एक अच्छी बात याद दिलाई कि पीएनजी को इतना बड़ा स्कोर नहीं देता है जहां पर कि हाँ चलिए मैंने बॉलर्स को रेस्ट दे दिया, अभी विकेट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका सेकंड फेस लेके आऊंगा, सेकंड स्पेल, माफ कीजिएगा, सेकंड स्पेल लेके आऊंगा, थर्ड स्पेल लेके आऊंगा, तब विकेट गिर जाएंगे। पीएनजी कोई ऐसा स्कोर नहीं देती, 180, 190, 170, 210 इस तरीके का स्कोर रखती है। तो इस तरीके के स्कोर में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ही झटके में जरूरत है कि वहां बॉलिंग हो जाए तो ताकि दूसरी टीम का विकेट हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ये देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, कई बार इसी तरह की डेली कप्तानी की वजह से पीएनजी ने कई मैचेस अपने गंवाए हैं, कम से कम 4-5 मैच वो और जीत सकते थे अगर असद वाला की कप्तानी वहां पर डिफेंसिव और कमजोर नजर नहीं आती, जितना अब तक हमने इस वर्ल्ड लीग 2 में 20 मैचेस में पीएनजी को देखा है, इंक्लूडिंग वो नेपाल के खिलाफ 2 मैचेस हुए थे। अब यहाँ बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ, स्कॉटलैंड के काइल कॉटजर की अगर मैं बात करूं यार,
काइल कॉर्जर का नाम सुनते देख के ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी कि उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है उनकी कप्तानी में, क्योंकि बहुत T20 में इस तरह का परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड दे रही है। लगातार दूसरा वर्ल्ड कप भी खेले जा रही है यहाँ पर, और उसके बाद वनडे में भी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। वनडे में तो इतना स्ट्रांग नजर आती है कि बस देखते ही बनता है कि किसी भी तरह की और सिचुएशंस में ये टीम जबरदस्त कर रही है काइल कॉर्जर की कैप्टनसी में। उनकी कैप्टनसी में क्या कुछ आपको अलग नजर आ रहा है? नहीं देखिए, एक बात तो है, वो क्या वो अलग कर रहे हैं बाकी 7 कप्तानों से जो बहुत अलग लीग में दिखते हैं? बिल्कुल। अब इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। पीछे कीपर रहते हैं मैथ्यू क्रॉस, पीछे लगे रहते हैं, साथ में यहाँ पर रहते हैं आपके बैरिंगटन, रिची बैरिंगटन साथ में रहते हैं, फील्डिंग करते हैं आसपास, जॉर्ज बंसे उनके आसपास रहते हैं, मिड ऑफ वगैरह में लगे रहते हैं। वो इन तीनों से हमेशा मशवरा करते रहते हैं, मशवरा मतलब बातें करते रहते हैं कि अब अच्छा इस एंगल से मुझे कैसी फील्डिंग दिख रही है, तुम्हें बताना जरा, इस एंगल से यहाँ से तुमने मुझे दिख नहीं रही फील्डिंग यार, क्या तुम्हें इस एंगल से गैप दिख रहा है? इस एंगल से मेरा मतलब है कि विकेट कीपर के एंगल से क्या तुम्हें गैप दिख रहा है? क्या तुम्हें रिची बैरिंगटन कवर में खड़े हैं तो क्या तुम्हें इस ऑफ साइड के रीजन में कुछ कमी नजर आ रही है क्या? क्योंकि मैं तो मिड ऑफ में खड़ा हुआ हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मन से खड़े हुए हैं तो वो लेग साइड को देखते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि लेग साइड में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? मैं बहुत मैचेस में ये फॉलो कर चुका हूँ, क्रॉस, बैरिंगटन और मन से, वो इनसे खूब बात करते हैं। अब बात करने के बाद फील्डिंग प्लेसमेंट उस दिन क्रॉस और माफ कीजिएगा क्वाइटजर की थोड़ी बहस भी हो गई। मैं बीच में देख रहा था, वो कहते नहीं इधर लगाओ, वो क्वाइटजर कह रहे नहीं उधर ही ठीक है, तब वो मान गए चलिए ठीक है। ऐसे इतना इंगेज रहते हैं वो अपने प्लेयर्स का, प्लेयर ऐसे जो पुराने हैं, ऐसे नहीं कि 2 मैच हुआ है, हाँ अब आप बताओ जरा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस क्या है नहीं वो बताएंगे क्या? ये चीज को बहुत ज्यादा खास बनाती है। बिल्कुल ये क्लियर है, यही चीज, ये इसीलिए ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी पता चलेंगी जो हमने बहुत ज्यादा मैचेस देखते वक्त खास करके देखा है। हमने कैप्टनसी में नजर दौड़ाने के बाद ये चीजें निकाल कर आपके सामने लाए हैं, और काइल कॉर्जर को इसी वजह से बाकी 7 कप्तानों से बहुत अलग चमकते हैं, वो बहुत अलग नजर आते हैं। 7 कप्तान कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन काइल कॉर्जर की एक अलग ही जगह है और अलग ही लेवल है उनका, वो क्लियर नजर आता है। इसीलिए स्कॉटलैंड के काइल कॉर्जर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन आठों में से आएंगे, तो कोई लड़ाई नहीं होगा। लास्ट में एक बार इस पर रैंक जरूर करने की कोशिश करेंगे डिस्कशन के बाद। अब यहाँ पर तीसरे प्लेयर की बात करते हैं, पीटर सिलार की मैं बात करना चाहूंगा। उनका जो अभी अगर हम कहें एक्सपीरियंस जो है हाल फिलहाल का बहुत ज्यादा खराब रहा है। अगर हम रिजल्ट्स को देखते हुए बात करें, डिस्पाइट रिजल्ट्स होने के बावजूद भी, उसके अलावा आपको इनकी कप्तानी में क्या बेहतर और क्या थोड़ी बहुत कमजोरी नजर आई? नहीं देखिए, आप कैप्टन हैं तो आपके रिजल्ट ही मैटर करें। जी हाँ। अब आप ग्रैम स्मिथ सर को देख लीजिए, जो पहले थे टेस्ट कप्तान में सबसे सक्सेसफुल है, तो उनको कैप्टन के तौर पर इज्जत दी जाती है कि हाँ भाई टेस्ट कप्तान में सबसे सक्सेसफुल रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग सर को देख लीजिए, धोनी रहे हैं। तो ये सब कप्तान के तौर पर, अगर आप कप्तान हैं तो आपके स्टैट्स को गिना जाएगा, मैचेस के आप हारे हैं या जीते हैं, तो उस पर अगर हम बेस करें, और वो रहेगा ही खैर, उसी पे बेस रहेगा कि आप कप्तान कैसे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा कहना होगा कि फ्लॉप नजर आ रहे हैं। अगर टीमों को देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी हैरानी हुई थी, बहुत हैरानी हुई कि आप अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ भी अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, आपके बैट्समैन नहीं खेल पा रहे हैं, आप बॉलिंग यूनिट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से दूसरे मैच आते आते आपकी टीम ढेर हो जा रही है। तो आगे कप्तान कर क्या रहे हैं, वहां प्लान क्या है, ये कुछ समझ से परे, या तो प्लान नजर नहीं आया। क्यों? पिच को फेवर देती हुई बॉलिंग जरूर होती है, हाँ चलिए मान लेते हैं। नीदरलैंड की बॉलिंग अफगानिस्तान में देखी तो पिच को फेवर था, स्पिनर ने अच्छी कराई। न्यूजीलैंड में आए, तीसरे मैच को छोड़ दीजिए, 2 मैचों में अच्छी बॉलिंग कराई, बिल्कुल। तो पिच फेवर कर रही है। क्लियर है कि बॉलर्स को पीटर सिलार यूटिलाइज बेहतर कर पा रहे हैं बजाय बैटिंग डिपार्टमेंट के, और क्रूशियल मोमेंट्स में और खुद का भी जो परफॉर्मेंस है, अगर वो भी थोड़ा सा अप टू द मार्क हो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो, तो फिर और ज्यादा बॉलर्स को और बैट्समैन को भी, टीम बैट्समैन को इसलिए क्योंकि कप्तान चल रहे हैं, और बॉलर्स को तो खैर बॉलर वो खुद भी हैं, तो साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है जो कि अभी गायब है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर कैप्टन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर टीम को दिक्कत जरूर करने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर कप्तान सामने से लीड करे तो वो नजर आता है। पीटर सिलार की ऐसी कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें हाल फिलहाल नजर नहीं आती है। एक आध को अगर छोड़ दिया, अगर आप एक आध परफॉर्मेंस करेंगे तो उसका इम्पैक्टिंग में बहुत ज्यादा बुरा पड़ेगा। पीटर सिलार को खुद भी परफॉर्म करना होगा, आगे बढ़कर
रहना होगा और जबरदस्त परफॉर्मेंस, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं आपने 2 विकेट निकाल लिए, 20 रन मार दिए तो स्टैंडर्ड परफॉर्मर हो गया, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं होता, ये तो हर प्लेयर करता है, आपकी टीम के बाकी प्लेयर्स में भी। तो क्लियर है यहाँ डिफेंसिव और एग्रेसिव में पीटर सिलार भी डिफेंसिव अप्रोच में ही क्लियर नजर आते हैं जब वो कप्तानी करते हुए नजर आते हैं नीदरलैंड्स की, चाहे वो T20 हो चाहे फिर वनडे हो। और एक बहुत बड़ा जो दाग हम कहेंगे वो उनके ऊपर वो लगा होगा, जो डिसअपॉइंटमेंट थी उनकी कप्तानी में वो था T20 वर्ल्ड कप 2021, जहां पर 0 रिवॉर्ड वो अपने साथ लेकर आए। रिवॉर्ड तो छोड़िए, जो उन्होंने लगाया शायद वो भी वापस नहीं आया। अब यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन नंबर 4 संदीप लामिछाने की। न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन वो रहे हैं, ज्ञानेंद्र मल्ला के बाद उनको कप्तानी दी गई। उसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने एक रेगुलर सीरीज में कप्तानी की, उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स की कप्तानी वहां पर की, और उसके बाद उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में ओडीआई में भी अभी हमने देखा 4 मैच कप्तानी की, ट्रांजिशन सीरीज में कप्तानी की, और उसके बाद अभी 2 वनडे की PNG खिलाफ कप्तानी की है। यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली है वो तो क्लियर नजर आ रहा है कि वनडे क्रिकेट में, वनडे में कप्तानी में अभी 6 मैचेस हुए हैं जिनमें उन्हें 2 में जीत मिली है, 4 में हार मिली है, लेकिन वनडे में पूरी तरह से संदीप लामिछाने बैकफुट पर नजर आते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए वनडे में जो होता है थोड़ा सा भी इंप्रेस करते हुए नजर नहीं आया बिल्कुल, और ये कहना होगा कि वो T20 क्रिकेट ज्यादा खेले, तो इसका उन्हें नॉलेज लेना होगा जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द इसको इकट्ठा करना होगा कि वनडे में किस तरह, क्योंकि वनडे में 20 ओवर नहीं होते, वनडे में 50 ओवर होते हैं, अलग अलग फेस होते हैं, अलग अलग बॉल घूमती है, टर्न होती है, वहां पर आपको सब मिल सकता है देखने में वनडे मैच में 50 ओवर के। तो वहां पर संदीप लामिछाने को काम करना बहुत जरूरी है कि 10 ओवर में मुझे फील्डिंग कैसे लगानी है। अब बात के अपने स्पिनर जब आ जाते हैं, मुझे किस जगह कैसे इफेक्टिव रोल्स, स्पिनर है तो मुझे थोड़ा सा स्पिनर को भी अपनी टीम में रखना है, स्पिनर को साथ लाना है और स्पिनर पे यकीन दिखाना है कि हाँ अब आपकी बारी है, मिडिल फेस है, अब ज्यादा बॉलिंग को भी लेके आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 बॉलर्स की अवेलेबिलिटी है तो उन पर यकीन दिखाना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि 6, 7, 8 बॉलर आप करा रहे हैं, आप वो ठीक नहीं लगता है। आप चेंज ऑफ एंड्स कर सकते हैं, नहीं वो होता है, वो बहुत जरूरी होता है बॉलर्स के लिए कि चलिए इस एंड से नहीं मिल रहा, बी एंड से शायद मुझे हेल्प मिल जाए, ए एंड से शायद मुझसे नहीं हो रहा, विकेट मिल जाता है। ये बहुत देखा है बिल्कुल, पर ये मोस्टली ये देखा जाता है कि बॉलर एक्सेसिव यूज हो जाते हैं बजाय मिनिमम के। आपके पास जितने कोर बॉलर हैं आप उनके साथ जाएं, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फील्डिंग प्लेसमेंट के साथ जाएं, और टफ सिचुएशंस में वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल यही मैं कहने वाला था, क्योंकि अभी तक हमने देखा है जितने 6 मैचेस में, खास करके जो जिन 4 में हार मिली है वहां पर क्लियर नजर आता है, जो जिनमें जीत मिली है उनमें भी कहीं ना कहीं क्लियर नजर आया है कि जैसे ही थोड़े बहुत बॉलर्स रन्स के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि अरे यार मेरे पास बॉलर कौन सा है। मान लीजिए कोई उन्होंने नया स्पेल किसी बॉलर का शुरू किया और उनके एक ओवर में काफी रन्स आ गए, तुरंत एक और नया बॉलर आ गया, बिल्कुल पार्ट टाइम हो या कोई भी हो, अगर वो भी रन्स के लिए गए फिर तीसरा बॉलर आ गया, वो भी रन्स के लिए गए चौथा बॉलर आ गया, फिर आपने वो पहला वाला उतार दिया जो सबसे पहले पिटे थे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा संदीप की तरफ से देखने को मिलती है वनडे में। तो डेफिनेटली वनडे में अभी उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की सीखने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कहूंगा मैं कि अच्छी या एवरेज भी, बहुत ही पुअर, बहुत ज्यादा बैकफुट में संदीप ओडीआई में कैप्टनसी में अभी तक 6 मैचेस में नजर आए हैं। वहीं अगर कंपैरिजन अगर T20 की मैं बात करूं यार, तो T20 में उनकी बेहतर जरूर है, क्या कहेंगे आप? होगी भी, बेहतर होगी भी, क्योंकि वो जिस तरीके की फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं जगह जगह जा जाकर, वहां से इतना तो है कि वो एक्सपीरियंस लेकर आए। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि भैया बॉलिंग कराया, 4 ओवर कराया, निकल के आ गए, मैंने कुछ सीखा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो देखते हैं अपने आसपास का माहौल, और यहाँ आकर जब उन्हें कप्तान बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अब वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और वो होगा, और वो हुआ, वो भी रहा है। T20 क्रिकेट में आप देखिए एसोसिएट की नंबर 1 रैंकिंग में नेपाल, अब पहले से भी है कि हाँ पहले की मेहनत है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इतनी गिरते हुए नहीं दिखेगी ये रैंकिंग कि आप 15, 16, 17 पे जाके गिर गए, ऐसा नहीं दिखता। संदीप लामिछाने के अंदर कप्तानी जरूर दिखती है कि हाँ माफ कीजिएगा, T20 में लगता है कि हाँ वो बहुत बेहतर है, चाहे बॉलिंग प्लेसमेंट हो, कुशन मल्ला का मुझे याद है अभी भी, उन्होंने जो प्लेसमेंट लगाया था कुशन मल्ला का, 1 ओवर का 1 विकेट मिला, फिर उनको ओवर नहीं दिया, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और बैटिंग में और बैटिंग ऑर्डर में भी जब मारने का टाइम आए तो इस प्लेयर को भेजना, इस प्लेयर को नीचे कर देना, ये अच्छा है, उनमें दिखता है T20। बिल्कुल क्लियर है। बस एक चीज और है कि बड़े रिजल्ट्स का इंतजार भी T20 में जरूर होगा, क्योंकि ओमान को हराने के अलावा ऐसा कुछ बड़ा रिजल्ट संदीप लामिछाने की कप्तानी में T20 में
अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिला है। देखना होगा कि आगे किस तरह से हुआ है। ओमान को क्वार्टर सीरीज और T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर बनाने के अलावा यूएई से बहुत बुरी तरह हार मिली। आयरलैंड से आप 125 चेज नहीं कर पाए और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर एज अ कैप्टनसी जैसे हमने कहा कि अगर आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करेंगे तो रिजल्ट्स में अभी सिर्फ ओमान को हराना ही हुआ है, उसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं। ट्रांजिशन सीरीज आप पीएनजी और मलेशिया के खिलाफ अपने घर में ही जीते हैं। अब यहाँ पर पांचवें प्लेयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पांचवें प्लेयर माफ कीजिएगा अहमद रजा। अहमद रजा की कप्तानी को T20 में डेफिनेटली बहुत ज्यादा एग्रेसिव लेवल पर लेके गए। इसमें कोई दौरान नहीं होगा कि T20 में मेरे ख्याल से नामीबिया और यूएई में टक्कर होगी कि मोस्ट एग्रेसिव T20 टीम इस वक्त कौन है। उसमें एज यूएई रख रहा है, उसमें कोई दौरान नहीं है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलकर दिखाई है यूएई ने और इसका पूरा क्रेडिट अहमद रजा को दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और T20 में ज्यादा इनके बारे में बात करना एकदम बिल्कुल इनके ऐसा लगेगा कि शायद इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ किया है। बहुत ज्यादा टीम को ऊपर लेके गए हैं, टीम उठी है इनकी कप्तानी में बजाय डाउन की। जब एकदम सडनली इनको कप्तान बनाया और रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल वहीं पर शिफ्ट अगर थोड़ा सा ओडीआई की तरफ करें जल्दी से, वनडे इंटरनेशनल में किस तरह से आप उनकी कप्तानी को देखते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर 2 लो स्कोरिंग गेम्स में डिफेंड करके दिखाया नेपाल के खिलाफ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नामीबिया को भी अभी शिकस्त दी थी उन्होंने इससे पहले वाले राउंड में, और यूएई बहुत अच्छे से तीसरे पोजीशन पे है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर बना रहेगा, अभी बहुत सारे मैचेस होने हैं, मैचेस भी उनके काफी 20+ सुपर वेरी मैचेस हो गए। यहाँ पर अहमद रजा की कप्तानी जाहिर सी बात है T20 से थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आती है। किस फेस में आप उनकी कप्तानी को कमजोर देखते हैं, बॉलिंग प्लेसमेंट में या फिर बैटिंग में? नहीं, बैटिंग प्लेसमेंट में ही कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। आप देखिए, अगर ऊपर के बैट्समैन जो चलते नहीं हैं, बहुत हमने टाइम पर देखा है कि ओपनिंग इतनी नहीं चलती, तो यहाँ पर जरूरत है, क्या पता आपको कोई प्लेयर अगर आप नीचे से लेके आए, आप यकीन दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई टीम यकीन नहीं दिखाती इतना जितना आप अपने प्लेयर्स पे बिलीव कर रहे हैं कि चलिए चलेंगे, बहुत अच्छी बात भी है। उसका टीम को अभी तक तो फायदा ही हो रहा है, जब गुस्सा होना चालू होगा तो बहुत बुरा होगा, लेकिन उससे पहले ही भाप लेना जरूरी कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है। आंख मूंद कर ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो नुकसान होगा। बैटिंग यूनिट पर वो अहमद रजा का दिखता है थोड़ा बहुत कि अब आंख मूंद के कहीं ना कहीं वो बैठ रहे हैं। थोड़ा बैटिंग यूनिट को थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। एक दो प्लेयर जैसे मोहम्मद उस्मान है, उनको मौका नहीं मिला। इस बार जो नामीबिया के खिलाफ सीरीज हुई थी वहां उन्हें मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये समझ से परे है, उनको मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल। अब यहाँ बात करें नंबर 6 गेरार्ड इरास्मस के बारे में, जब बात करना चाहूंगा यार, गेरार्ड इरास्मस की बात करें T20 में, जैसे हमने यूएई के खिलाफ कहा, T20 में ये भी वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम्स में से एक है और इनका परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन ऊपर हुआ है। उसका क्रेडिट गेरार्ड इरास्मस को भी जरूर जाता है। और जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को सेलेक्ट किया अपनी टीम में, लेफ्ट आर्मर्स को अपनी टीम में रखा है, सारी चीजें समझी है, स्पिनर्स उनके पास बेहतरीन है, वो उसमें कोई काबिल तारीफ है। T20 में उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कप्तानी को क्लियर दर्शा रही है। वनडे में अगर वहीं पर हम आ जाएं तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही वो भरोसा जता रहे हैं कुछ प्लेयर्स पर? अच्छी बात है, आप लोगों को लगातार मौके देना ठीक है, लेकिन गेरार्ड इरास्मस, जेजे स्पीड और डेविड वीस के अलावा मुझे नामीबियन टीम में ज्यादा प्लेयर रन करते हुए नजर नहीं आते। बिल्कुल, देखिए वनडे में तो अभी काम करने की जरूरत है। वनडे में अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने की जरूरत है। आप देखिए, गेरार्ड इरास्मस को ही ले लीजिए और जेजे स्पीड की बात करूंगा, वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं। पर अगर आप देखेंगे गेरार्ड इरास्मस को भी, तो बैटिंग यूनिट में भी कोई एक अच्छा प्लान नजर नहीं आता। फील्डिंग यूनिट में अगर आप देखें तो वहां पर बॉलिंग कभी कभार बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कभी कभार बहुत पुअर नजर आती है। स्ट्राइक बॉलर के बाद जब मिडिल फेस आता है तो वहां पर बहुत दिक्कत नजर आती है। अब स्ट्राइक बॉलर में तो फ्राइलिंग, स्मिथ और ट्रम्पन, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। तो आपको प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी रखनी है अपने पीछे, ऐसे बॉलर रखने हैं जो कि काम कर सके, जो कि विकेट निकाल सके मिडिल फेस पर, टीम को मुश्किल कर सके सामने वाली टीम को। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। बस यही 3-4 प्लेयर के नाम हम पिछले 1-1.5 साल से बार-बार बोले जा रहे हैं। वही तो मैंने आपसे कहा, गेरार्ड इरास्मस, जेजे स्पीड, डेविड वीस बैटिंग डिपार्टमेंट में, इन तीनों के अलावा कोई रन्स नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अब वक्त है कि आप रिप्लेसमेंट ढूंढें, कुछ प्लेयर्स ढूंढें। और इसकी एक मुहिम भी है कि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ, जब उनको आयरलैंड वॉर्स के खिलाफ खेल के कुछ प्लेयर्स निकालने की कोशिश की है, उम्मीद है वो इसको ज्वाइन जरूर होंगे। वहां पर मोनाक मिडल की बात करें, कैप्टन नंबर 7, उनके बारे में अभी कुछ ज्यादा बात करने के लिए है नहीं,
क्योंकि क्लियरली उनका टेस्ट अभी होना बाकी है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की जो राउंड होगी उसमें कुछ पता चलेगा कि वो किस तरह के कप्तान निकल कर आते हैं। तो अभी इनके बारे में इतनी ज्यादा बातें करना ठीक नहीं होगा। चलते हैं हमारे लास्ट कैप्टन की ओर, कैप्टन नंबर 8 और वो आते हैं ओमान के जीशान मकसूद। जी हाँ, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, लेकिन की बात हम लास्ट में आगे कर रहे हैं। चलिए, बीच में उनका नाम नहीं आया। जीशान मकसूद की कप्तान की अगर बात करें, इस बार T20 में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई जीशान मकसूद की कप्तानी में। नहीं, वर्ल्ड कप में भी दिखा सिर्फ एक मैच जीते। नहीं, प्रॉब्लम हुई है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत क्या है, परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं ये गाज गिरेगी जरूर। जीशान मकसूद का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा है, ये कहना होगा। और टीम ने भी ऐसा नहीं है, इसी टीम के साथ वो परफॉर्म करके पहुंचे हैं, तो जीशान मकसूद का इतना फॉल्ट नहीं है। थोड़ा है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, उनके एज अ पर्सनल परफॉर्मेंस भी नहीं आया कप्तान की तरफ से, पर टीम ने भी सही टाइम पर धोखा दे दिया, आप ये कह सकते हैं, सही टाइम। बिल्कुल, लेकिन यार एक चीज और यहाँ पर कहनी होगी कि अब यहाँ पर अगर हम चलें T20 में, चलिए उन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप उन्होंने खेले हैं 2, और उसके बाद इस बार होता है ऐसे नहीं कि हर बार ही आप वर्ल्ड कप खेलते रहे, वर्ल्ड कप को पैरामीटर ना रख के T20 में उनका परफॉर्मेंस। एक चीज और यहाँ पर गिरा है, वो है नेपाल के हाथों लगातार हार। आप T20 में देखिए, क्वार्टर सीरीज में उन्हें बुरी तरह हार मिली, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 2 बार बने, दोनों बार उन्हें करारी हार मिली। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जीशान मकसूद की पूरी गलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप में हम कह सकते हैं चलिए टीम ने धोखा दे दिया, यहाँ 3 मैचेस जरूर, और वो कमजोरी पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, गलत है। और ये कहना सही होगा कि सामने वाले की क्या गलतियां हैं, सामने वाला क्या गलती कर रहा है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा। सामने वाला कहाँ ज्यादा शॉट सिलेक्शन ले रहा है, इससे वो चकमा खा रहे हैं। और नेपाल जो कि ओमान का स्ट्रॉन्ग जोन था, ओमान का स्ट्रॉन्ग जोन था, अब वो धीरे धीरे वीक जोन में बदलता जा रहा है। तो ये ओमान के लिए बहुत एक डेंजर साइन है कि भाई हमने जिसको हराया हुआ था वो टीम हम पे चढ़ रही है। तो ये जीशान मकसूद की सीधा कप्तानी पे सवाल तो है। बिल्कुल कप्तानी, ये T20 की बात हो रही है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वनडे की कप्तान की जीशान मकसूद की बात करते हैं यार। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, इसमें कोई दौराय नहीं है। उनकी कप्तानी को जितने क्लोजली हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही बेहतरीन हो रहा है। उनके पास ऐसा होता है कि अगर उनके पास बड़े कुछ नाम नहीं है, मान अभी कुछ वक्त ऐसा भी था आकिब इलियास टीम में नहीं थे, जतिंदर सिंह फॉर्म में नहीं थे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ UAE, नामीबिया और ओमान वाली सीरीज की, उस सीरीज को लेकर जाऊंगा, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सबसे बेहतरीन सीरीज वो थी कंपैरेटिव के हिसाब से अभी तक हमने जितनी भी देखी है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। उस सीरीज में अयान जतिंदर फॉर्म में नहीं थे, आकिब इलियास टीम में नहीं थे, फिर भी नामीबिया को 2 बार हराया और UAE को 1 बार हराया, ऐसा रिजल्ट निकाल कर लेकर आए। वहां पर वनडे में की कप्तानी क्लियर अलग नजर आती है, बहुत अभी भी बिल्कुल अलग नजर आती है। और वहां पर यह है कि भाई काम निकालना इन्हें बखूबी आता है अपने बॉलर से। अभी आप देखिए, स्कॉटलैंड के खिलाफ अभी मैच चल रहा था, अभी सामने ही मैच चल रहा था जिसपे मनसे अच्छा खेल रहे थे। जी हाँ, बैरिंगटन और मनसे कुछ पार्टनरशिप कर रहे थे। लास्ट मैच में चौथे स्कॉटलैंड में अपने ओमान के खिलाफ दूसरा मैच खेल रहा था, पार्टनरशिप चल रही है। वो स्टिक रहे, जीशान मकसूद पूरा मैच देखा हमने, और वो स्टिक रहे जीशान मकसूद अयान खान, ये लगातार बॉलिंग कराते रहे। और लास्ट में क्या मिला, 7वां ओवर अयान खान कराने आए और मनसे को लेके चले गए स्लिप में, मनसे आउट हो गए और वहां पर लड़ाई भी हो गई। उसके बाद ये हुआ। तो इतनी ज्यादा वनडे में हम कह सकते हैं कि जो चाहिए पेशेंस, जो चाहिए ठहराव कप्तान के अंदर, वो उनके अंदर दिखता है कि नहीं। इसमें मुझे दिखता है कि अयान खान 10 ओवर में अपना विकेट निकाल लेंगे, तो वो निकाल ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, तो वो पैनिक नहीं होते हैं, यहाँ पर क्लियर नजर आता है। जो हमने संदीप की कप्तानी में कहा था कि मिड ओवर्स में वनडे में बहुत पैनिक हो जाते हैं, वो जीशान मकसूद के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बैरिंगटन और मन से रन्स निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्टिक अपने बॉलर के साथ रहे लगातार, और इसी का उनको रिजल्ट मिला कि मनसे का उनको विकेट जरूर मिला। एट द एंड स्कॉटलैंड को वो मैच जब भले नहीं हरा पाए, लेकिन एक वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी स्कॉटलैंड, उसके बावजूद भी जाकर लास्ट ओवर तक वो गेम जरूर लेके गए। बेहतरीन कंपैरेटिव मैच उन्होंने अपनी टीम रखा, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी, जबकि आकिब इलियास उनके साथ टीम में जुड़े हुए नहीं थे। जीशान मकसूद कप्तानी डेफिनेटली वनडे में बहुत ज्यादा ऊपर में लेके जाती है, स्काई कॉर्जर के बाद खड़ी करती है, इसमें कोई दोहराए नहीं होगा। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर नाम दे सकते हैं गिराट रासमस का, ये उनकी तरफ से हो सकता है।
ओवरऑल ये एक कैप्टनसी डिस्कशन था जो आपके सामने लेकर आए थे। उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि किस कप्तान के अंदर आपको क्या क्या झलक नजर आता है या फिर क्या कुछ एग्रेसिव या डिफेंसिव नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज एफर्ट के लिए चैनल को लाइक जरूर करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि आप चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एफर्ट्स और मेहनत पूरी तरह से यहाँ पर जारी है, लगातार बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ।